Good morning, student. My name is Sunil Kumar, and today we discuss about the significance of urbanism, and this topic from second chapter of history 11th class. So, in the previous video, we discussed about the Mesopotamian, and Mesopotamia is the first. Mesopotamian civilization is the first urbanism civilization, urban civilization, और वहीं से सिटी लाइफ की शुरुआत हुई थी। अब इसके सिग्निफिकेंसेस यानी कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है उसको अपने समझना है कि ये जो सिटी लाइफ है उसके शुरू होने के पीछे रीज़न क्या रहा, मतलब मेसोपोटामिया के अंदर इसको शुरू करने के लिए उनका जो सिस्टम था वो कैसा था, उसे अपने समझना है, देखना है कैसे था। देखिए, अगर हम बात करें कि आजकल आप देखते हो कि जो सिटीज़ होती है या जो बड़े बड़े टाउन्स होते हैं वो मोस्टली बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो चलती है। देखिए, सिटी लाइफ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको सिटी के अंदर हर टाइप की चीज़ जो है वो मिल जाती है, ईज़िली जो है वो आपको मिल जाती है। लेकिन उस चीज़ को सिटी के अंदर लाने के लिए या डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो सिटी के अंदर लाने के लिए सिटी के अंदर जो भी मतलब कम्युनिकेशन का सिस्टम जो चलता है या ट्रेडिंग का सिस्टम चलता है वो दूसरे लोगों पे भी डिपेंड होता है। जो अदर साइड्स में रहते हैं, जो कंट्री साइड्स में जो लोग रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होती हैं। मतलब फ्रूट, चाहे हम बात करें फूड की बात करें या अदर सर्विसेज की बात करें, तो उन सब के लिए सबसे ज़्यादा गाँव के ऊपर डिपेंड रहते हैं सिटी वाले लोग जो है। क्योंकि खाने के लिए जो सब्जियां हैं, अनाज है, वो कहाँ से आता है? गांव से आता है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है वो सिटी के अंदर तो होता नहीं है, वो दूर दराज के इलाकों में होता है, गांव के आसपास होता है। तो ये लोग, सिटी के जो लोग हैं वो उन पर डिपेंडेबल ज़्यादा रहते हैं। लेकिन सबसे मेन बात है कि सिटी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, ये तो हमें पता ही है सिटी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए, पुराने टाइम में हमने अपनी जियोग्राफी देखी, कहीं पहाड़ है, कहीं ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ मैदान है और कहीं पर डेजर्ट है। तो लोग बिखरे हुए जब रहते थे तो उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन लोगों ने सोचा कि अगर हम एक जगह जो है ग्रुप में रहेंगे तो उसका बेनिफिट हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से, इसी सोच की वजह से लोगों ने एक जगह इकट्ठा होना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई और सिटी जो है वो डेवलप होती गई। लेकिन जैसे जैसे सिटी डेवलप हुई तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ती गई, क्योंकि उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी उनको चाहिए थी। तो इस वजह से वो सारी की सारी चीज़ों के लिए दूसरे इलाकों पे भी डिपेंड हो गई। ठीक है, सब्जी बेचने वाले को सब्जियां जो है वो बाहर से गांव से मिलती थी, अनाज बेचने वाले को, आटा पीसने वाले को, या फिर किसी और तरीके के जो व्यापारी होते थे उनको, या जो सामान बनाने वाले जो लोग हैं, जैसे मान लो पत्थर से कोई मूर्तियां बनाता है या कुछ भी बनाता है, तो वो पत्थर कहाँ से लाता था? वो बाहर से लाता था। औज़ार बनाने के लिए, अब पत्थर से कोई सामान बना रहा है तो उसके लिए उसको औज़ार चाहिए, टूल्स चाहिए। अब वो टूल्स उसको कहाँ से मिलते थे? किसी दूसरे से मिलते थे। तो इस प्रकार से सिटी के अंदर जो लोग रहते थे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल रहते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो इस प्रकार से सिटी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, ठीक है, वो एक दूसरे को जो है वो हेल्प करते थे, एक दूसरे की एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते थे, एक दूसरे को जो है डेवलप करने में वो उनकी हेल्प करते थे। तो सिटी लाइफ जो है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा मतलब उनका इफ़ेक्ट रहता था। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे, ये देख लीजिए आपके सामने क्या आ रहा है, द वर्क का हेड, मतलब किसी ने एक वुमेन का एक हेड बनाया, सर बनाया है, पूरा चेहरा बना रखा है। तो ये कहाँ से मिला है? ये वाइट मार्बल से मिला है और मेसोपोटामिया की एक सिटी थी जिसका नाम था उरक सिटी से ये मिला है। और ये कितना पुराना है? आज से लगभग 5000 साल पुराना है। मतलब 5000 साल पहले, यानी कि 3000 BCE में इसे बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ दूसरे जो स्टोन है वाइट मार्बल से बनाया गया था। अब वाइट मार्बल आपको जो है मेसोपोटामिया में कहीं भी नहीं मिलता, तो इसका मतलब वो उसे किसी दूसरे इलाके से मंगवाते थे। इसके अलावा लैपिस लजुली यानी कि ब्लू कलर का पत्थर होता था, सेल यानी कि जो वाइट कलर के रूप में यूज़ होते थे। इसके अलावा बिटुमिन जो है उसका यूज़ वो ब्लैक कलर के लिए यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती थी? बाहर से आती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर तो होती नहीं थी। तो सिंपल सी बात है
एक जगह से दूसरी जगह सामान लाया जाता था, बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो ये जब सारी चीज़ें होती थी तो उसके अंदर आपको रूट्स की ज़रूरत होती थी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती थी, और सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने का सिस्टम जो है वो कैसा होता था। देखिए मेसोपोटामिया यानी कि इराक के अंदर जो है बहुत कम रिसोर्सेज थे, और मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ पर मोस्टली जो इलाका था वो डेजर्ट का इलाका था। तो वहाँ पे पेड़ जो है वो मोस्टली किसके पाए जाते थे, डेट पाम्स के जो पेड़ है यानी कि खजूर के पेड़ है, और उनकी लकड़ी इतनी जो है वो अच्छी नहीं होती थी कि जिससे कोई भी फर्नीचर या कोई भी सामान जो है वो बनाया जा सके। इसलिए वो दूसरे पार्ट्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेबल रहते थे जहाँ से वो लकड़ी को मंगवाते थे। इसके अलावा ज्वेलरी के लिए यानी कि सजावट का सामान बनाने के लिए भी जो पत्थर वगैरह है वो वहाँ पे बहुत कम मिलते थे, तो वो भी वो पत्थर कहाँ से मंगवाते थे, बाहर से मंगवाते थे। हालांकि मेसोपोटामिया के अंदर खेती अच्छी होती थी क्योंकि दो नदियाँ बहती थी, दो नदियों की वजह से जो नदियों के आसपास के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे, तो वहाँ पर खेती जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती थी। लेकिन लकड़ी की जो और स्टोन यानी पत्थरों की जो है वो अच्छे की जो पत्थर, हालांकि मैंने आपको बताया था ना कि पहाड़ी इलाका था, लेकिन वो पहाड़ी इलाका जो है वो उसके अंदर जो पत्थर थे, जो स्टोन मिलते थे वो इतने अच्छे नहीं मिलते थे कि आप उनका यूज़ जो है वो ज्वेलरी बनाने में कर सकते हो या टूल्स बनाने में या कोई और सामान बनाने में कर सकते हो। इसके लिए वो लोग किस पे डिपेंड रहते थे, दूसरे देशों के ऊपर या दूसरे इलाकों पे डिपेंड रहते थे। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती थी, ठीक है, और कैसे आती थी? देखिए दूसरे इलाकों से आती थी। अब जैसे इसने बताया है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आती थी, तो देखिए अगर हम बात करें लकड़ी की या दूसरी चीज़ों की, जैसे वुड, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, सेल और वेरियस स्टोन्स, ये सी चीज़ें कहाँ से आती थी? तुर्की और ईरान से आती थी। ईरान और तुर्की का इलाका जो है वो ऊपर वाली साइड में है, और वहाँ से ये चीज़ें किस रूट से आती थी? ये चीज़ें जो है नदी या समुंदर के रास्ते आती थी, ठीक है जी। मतलब एक रूट होता था, एक सिस्टम होता था जिसके ज़रिए ज़मीनी रास्ते से अगर सामान लाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको कॉस्टली पड़ता था। कारण उसके पीछे क्योंकि बैलगाड़ियों पे या पशुओं के द्वारा वो सामान लाते थे, तो सामान के मुकाबले में उनके पशुओं का चारा रखने में ज़्यादा जो है वो मतलब रहता था। तो पशुओं का चारा फिर वो उन गाड़ियों में ज़्यादा लाते थे क्योंकि लंबा सफ़र होता था। लॉन्ग जर्नी के दौरान पशुओं के लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न आए, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर वो क्या करते थे, जो है पशुओं के लिए चारा ज़्यादा रखते थे। लेकिन नदी के रास्ते या समुद्र के रास्ते जब व्यापार होता था तो वहाँ पे ये चारा रखने वाला सिस्टम नहीं होता था, तो उसके मुकाबले सामान ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज होता था। तो सामान जो है वो बड़े बड़े अलग अलग देशों से जो है वो आता था। मेसोपोटामिया के इलाके में बहुत अलग अलग जगहों से चीज़ें जो है वो आती थी। ज़मीन के रूट से भी चीज़ें चलती थी, वहाँ पे ब्लॉक कार्ट्स होती थी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मतलब होता था सिस्टम कि जिससे लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे। अब जब सामान भेजते थे, ट्रेड होता था, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे टैक्स भी लगेगा, टैक्स लगेगा तो लोगों की इनकम होगी। इससे क्या होता था कि वहाँ पे पर्टिकुलर जिस भी सिटी से, नॉर्मली आपने देखा था कि सारी सिटीज़ जो है वो नदियों के किनारे थी, तो सामान जो भी नदी के थ्रू जाता था वो सारा का सारा कहाँ जाता था, उन सिटीज़ से होके जाता था। तो इससे क्या हुआ, अर्बन डेवलपमेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता था, क्योंकि वो जिस जगह से सामान जाता था उस जगह पे वो लोग, जो सिटी आती थी वहाँ सिटी के जो ऑफिशियल होते थे वो उससे टैक्स लेते थे उनसे। तो इस प्रकार से टैक्स वसूलने की वजह से उन सिटीज़ की जो लाइफ है या उनका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो रहा था, उनकी इनकम होती थी। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सिटी थी वो थी मारी सिटी जो है वो, इसके बारे में अपने नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स आएंगे या नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा इसी के अंदर उसमें अपने पढ़ेंगे कि मारी सिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। तो मारी सिटी जो है वो इसी ट्रेडिंग की वजह से इम्पोर्टेंट थी। तो इसके बारे में अपने पूरा जो है वो बढ़िया तरीके से अपने पढ़ेंगे। तो ये तो था चीज़ों का आना जाना, कौन कौन सी चीज़ें आती थी वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। चारकोल जैसी चीज़ें यानी कि लकड़ी को जला के जो बनाया हुआ कोयला है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। और नॉर्मली इनका यूज़ देखिए, नदियों का जो है ना वो सिस्टम अच्छा था। और नदी का मान लो नदी तो एक अपने रास्ते पे चल रही है,
और सिटी थोड़ी दूर है और सामान जहाँ पहुँचाना है वो थोड़ा दूर है इलाका, तो वहाँ तक क्या किया जाता था, कोई कैनाल या कोई चैनल बना के बोट्स को वहाँ तक ले जाने की फैसिलिटी जो है वो की जाती थी। मतलब वहाँ तक भी सामान को पहुँचाने का वो जो है वो सिस्टम रखते थे। तो ये एक तरीका था उनका जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता था। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, मतलब उन्होंने अपनी राइटिंग को कैसे डेवलपमेंट किया था, और सबसे पहली जो उनकी राइटिंग स्किल है वो उन्होंने कैसे यूज़ की थी, तो ये अपने पढ़ेंगे। ठीक है, राइटिंग की डेवलपमेंट्स के बारे में अपने, क्योंकि देखिए अपने सिटी लाइफ देख लिया कैसा था, उसके सिग्निफिकेंसेस भी देख लिए, इंपॉर्टेंस भी देख लिया, उसके साथ साथ राइटिंग भी था। तो राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्यों उन्होंने उसकी शुरुआत की। देखिए इंसान बोल सकता है, उसकी एक लैंग्वेज है, अब डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकाल के वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरे को बता सकता है। लेकिन क्या होता था कि कई बार मान लो एक जगह से दूसरी जगह कोई बात पहुंचानी है तो वो वर्बली पहुंचाई जाती थी। अब जो बंदा एक जगह से दूसरी जगह के लिए चला है और बात, मान लो उसको कोई बात बताई गई, ये बात बता के तो उसको, या ये समझ लो कि एक राजा दूसरे राजा के पास कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो एक राजा का जो एम्बेसडर है, दूत है, जो भी है, वो जब चलता था उसको जो बताई होती वो रटक मारता हुआ जाता था। लेकिन क्या होता था, रास्ते में आने वाली जो परेशानियां हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको भी वो फेस करता था, क्योंकि बंदा कभी पैदल चलता था, कभी बैलगाड़ी का सहारा लेता था, कभी किसी बोट में चढ़ता था, कभी पहाड़ों पर जाता था, कभी रेगिस्तान को पार करता था, दूर दूर के इलाकों तक वो जाता था। और नॉर्मली इस प्रकार का कम्युनिकेशन किसके साथ होता था, अदर कंट्रीज़ के साथ होता था। रीज़न उसके पीछे कि वहाँ से वो जो सामान मंगवाते थे, अच्छी किस्म के जो लकड़ी है, स्टोन है, या कोई और सिल्वर गोल्ड कुछ भी, तो उसके लिए वो अपने एक राजा दूसरे राजा के पास अपने दूत को भेजता था। तो जब वो पहुंचता था, पहुंचते पहुंचते जो बात उसको बताई गई होती थी वो बात भूल जाता था, या तो वो आधी बात भूल जाता था, पूरी बात उसको याद नहीं रहती थी, मुझे क्या क्या कहना है, क्या क्या बात करनी है। तो ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने राइटिंग स्किल को डेवलप किया, मतलब लिखने का काम शुरू किया। अभी ये लिख के ले जा और वहाँ जाके ये बता देना, तो ये सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। और शुरुआत में जो उन्होंने लिखने का काम किया था वो किस पे किया था, उन्होंने मिट्टी की टैबलेट्स बनाई थी। चिकनी मिट्टी लेते, उस चिकनी मिट्टी को टैबलेट्स का रूप देते, यानी कि पट्टिकाएँ सी बनाते, पट्टियाँ सी बनाते, ठीक है, और जब तक वो मिट्टी गिल्ली होती तब तक उसके ऊपर खुरच कर जो है वो नाम लिखते, जो भी चीज़ लिखनी होती वो लिखते। जब, और जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ता था, क्योंकि वो मिट्टी सूखने से पहले वो काम उनको करना पड़ता था। फिर उस मिट्टी को क्या करते, जिसके ऊपर लिख लिया, वो टैबलेट को क्या करते, फिर आग में जो है पका लेते थे, जैसे कुम्हार घड़े पकाता है वैसे वो उस आग में पका लेते। इससे क्या होता, वो टैबलेट पक्की बन जाती, उस पर ऊपर लिखा हुआ जो है वो परमानेंट हो जाता था, वो ख़राब नहीं होता था। तो इस प्रकार की टैबलेट्स, अब ये सिस्टम कैसे था, तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। इस प्रकार के जो सिंबल्स है वो उनकी टैबलेट्स पे जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो राइटिंग की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, तो सबसे पहली जो मेसोपोटामिया की जो टैबलेट हमें मिली है पुरानी, जो सबसे अब तक की जो पुरानी है, वो टैबलेट मिली है 3200 BCE की, और इनके ऊपर बहुत सारे सिंबल साइंस जो है वो लिखे गए हैं। और अब तक जो है 5000 जो लेटर्स है उनके जो है वर्ड्स जो है वो हमें मिल चुके हैं और उनको पढ़ भी चुके हैं। उसमें बहुत सारे ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लॉब्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के नाम जो है उन मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो टैबलेट्स मिली है वो कहाँ पे मिली है, उरक सिटी, जो मेसोपोटामिया की एक इम्पोर्टेंट सिटी है, उस उरक सिटी के साउथ में एक टेम्पल है, एक मंदिर सा बना हुआ है, उस मंदिर के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी टैबलेट्स जो है वो मिली है, और उनके ऊपर इस प्रकार के बहुत सारे सिंबल्स जो है वो बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि इन टैबलेट्स को पढ़ा जा चुका है, यानी कि इनमें क्या लिखा हुआ है वो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है या जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने पढ़ लिया, और पढ़ने की वजह से ही उनको सारी बातें क्लियर हो गई भी क्या है क्या नहीं है। और मैंने आपको बताया था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, उनके सिंबल जो है वो अभी तक नहीं पढ़े गए। इस वजह से पता नहीं चलता कि वो कितनी पुरानी है, क्या कहना चाहते हैं, या किस प्रकार के सिंबल्स है, क्या साउंड थे, क्या लैंग्वेज थी। लेकिन इनको पढ़ लिया गया है, पढ़ने की वजह से इनकी लैंग्वेज भी पता चल गई है। तो मैंने आपको जैसे अकदियन, सुमेरियन, इस प्रकार की लैंग्वेज के बारे में आपको बताया था, और मेन जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी वो इनकी सुमेरियन लैंग्वेज थी। और इस प्रकार की जो
टैबलेट्स है वो मोस्टली कहाँ पर मिली है, वो हमें सिटीज़ के अंदर मिली है। तो इनका जो कनेक्शन है राइटिंग का वो सबसे ज़्यादा किसके साथ जोड़ के देखा गया, वो सिटी के साथ जोड़ के देखा गया। तो हमने 3 चीज़ें आज देखी, ठीक है। पहली कौन सी थी, पहली थी हमने सिग्निफिकेंसेज ऑफ अर्बनिज़म, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है सिटी लाइफ, वो हमने देख लिया। दूसरा, जब सिटी लाइफ शुरू हो गई है तो उसके अंदर होने वाली डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़, और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो हो रही है उसके लिए जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सामान इधर से उधर लाया जा रहा है, वो कैसे लाया जाता था वो हमने जो है वो पढ़ लिया, मूवमेंट्स सामान की। उसके अलावा सिटी लाइफ के अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो फीचर था, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था, वो था उसकी राइटिंग स्किल का डेवलप होना। तो वो भी हमने देखा कि किस प्रकार से सबसे पुरानी टैबलेट्स जो है वो 3200 BCE की मिली है, और ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स हमें उरक जो सिटी है उसके टेम्पल में मिली है, और लगभग 5000 जो है चीज़ों की लिस्ट मिली है, उनके ऊपर अलग अलग ये नेम लिखे हुए थे 5000। तो उनमें से बहुत सारे नेम जो है वो इसने बताए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अलग अलग वैरायटी के जो सामान हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ था, ठीक है। और ये टैबलेट्स जो है वो मैंने आपको बताया था मिट्टी से बनी हुई थी, क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। टैबलेट जो है वो चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थी, ठीक है। और इनको क्या करता था एक स्क्राइब का मतलब होता है लिपिक मतलब लिखने वाला, जो उन टैबलेट्स के ऊपर लिखता था। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 टैबलेट्स दी हुई है, पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे। इन 2 टैबलेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके ऊपर ये मिट्टी की बनी हुई है, और बाद में इनको आग में पकाया गया। बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रही हैं, ध्यान से देखिए, इनके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कैसे किया जाता था वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। मिट्टी ली, मिट्टी को गीला किया, उसको टैबलेट के रूप में शक्ल दी, उस जिस फेस पे लिखना है उसको चिकना बनाया, और फिर कील का या लकड़ी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर जो है वो बड़ी ईजिली तरीके से, बड़े आसानी से और बहुत केयरफुल तरीके से उसके ऊपर जो है वो चीज़ें लिखी जाती थी स्मूथ सरफेस के ऊपर। और जो उनके ऊपर लेटर वगैरह जो भी सिंबल वगैरह बनते थे, उस स्क्रिप्ट की जो सिस्टम है, उस मेथड है, उस मेथड को क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया जाता था क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है वो आपको इस साइड में दिखाया हुआ है। क्यूनिफॉर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंसियस, सॉरी क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शेप। क्यूनिफॉर्म मतलब वेज और फॉर्मा ये 2 वर्ड से मिला, यानी कि वेज शेप्ड का मतलब था खुदे हुए, खोद कर बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ये लेटर है, सिस्टम है, वो हमें देखने को मिलती। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं या शुरुआत है वो 3200 BC की मिली है। और हम बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है वो है सुमेरियन लैंग्वेज, यानी कि उनकी जो मोस्टली जो टैबलेट है 2600 BCE, और उसके बाद जो उनकी जो मेन लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, सुमेरियन लैंग्वेज थी। और ये लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो चलती रही, यानी कि 2000 सालों तक इस लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार से जो है ये सिस्टम को डेवलप किया गया था। आगे आता है सिस्टम ऑफ राइटिंग, कैसे लिखते थे, किस प्रकार के सिंबल्स यूज़ करते थे, वो अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है, कि लिखने का सिस्टम क्या था वो अपने देखेंगे। वह हालांकि इसने ऊपर अपने को सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि किस प्रकार के टैबलेट्स बनाई जाती थी या कैसे वो लिखते थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय बेटा।